कहते हैं कि सफल होने का सिर्फ एक तरीका है, फॉलो द सक्सेसफुल पीपल। मतलब वो करो जो सफल लोग या तो कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। और आज की ये वीडियो है एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच के बारे में, जिसमें उन्होंने कई सारी कमाल की बातें करी हैं। पर इंग्लिश में होने के कारण हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को समझ ना आई हो, इसीलिए ये वीडियो उस स्पीच का हिंदी ट्रांसलेशन है। तो शुरू करते हैं। थैंक यू। आज मैं वर्ल्ड के वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल होने पर खुद को बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको एक सच बताना चाहूंगा कि मैं कभी भी किसी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन सेरेमनी के इतने करीब पहुंचा हूं। आज मैं आप लोगों को अपने जीवन की 3 कहानियां बताऊंगा, सिर्फ 3 कहानियां, ज्यादा कुछ नहीं। मेरी पहली कहानी कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में है। रेड कॉलेज में एडमिशन लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन फिर भी मैं 18 महीने तक कॉलेज आता जाता रहा। पर सवाल ये है कि आखिर मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। वास्तव में इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरी बायोलॉजिकल मदर, जो एक यंग अनमैरिड ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, वो मुझे किसी और को एडॉप्शन के लिए देना चाहती थी, पर उनकी शर्त ये थी कि मुझे कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही अडॉप्ट करे। और मुझे एक लॉयर और उसकी वाइफ अडॉप्ट करने ही वाले थे। सब कुछ सेट हो गया था, पर लास्ट मिनट में उन लोगों ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया कि उन्हें लड़का नहीं लड़की को अडॉप्ट करना है। और इसी वजह से आधी रात को मेरे माता पिता, जो उस समय वेटिंग लिस्ट में थे, उन्हें कॉल करके पूछा गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे। और उन्होंने सेम टाइम हाँ कर दिया। पर बाद में मेरी बायोलॉजिकल मदर को पता चला कि मेरी माँ ग्रेजुएट नहीं है और पिता ने हाई स्कूल भी पास नहीं किया है, इसीलिए उन्होंने फाइनल एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। पर कुछ महीने बाद मेरे पेरेंट्स के मुझे कॉलेज भेजने की प्रॉमिस करने पर उन्होंने उन पेपर्स पर साइन कर दिया। और ये थी मेरी जिंदगी की शुरुआत। करीब 17 साल बाद मैं कॉलेज गया और बाय मिस्टेक मैंने स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा कॉलेज चुन लिया। और मेरे वर्किंग क्लास पेरेंट्स की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में जाने लगी। 6 महीने बाद मुझे उस पढ़ाई में कोई वैल्यू नजर नहीं आई। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कॉलेज इस चीज में मेरी किस प्रकार सहायता करेगा। और ऊपर से मेरे माता पिता के जीवन भर की जमा पूंजी मैं खर्च करते जा रहा था। इसीलिए मैंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। उस टाइम तो ये मेरे लिए काफी डरावना था, पर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि ये मेरी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मेरे ऊपर से जरूरी क्लासेस करने की फाउंडेशन बिल्कुल खत्म हो गई और उसके बाद मैंने केवल अपने इंटरेस्ट की क्लासेस करनी शुरू कर दी। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने को कोई कमरा नहीं था। मुझे दोस्तों के रूम में जमीन पर सोना पड़ता था। कोक की बोतल रिटर्न करने पर मिलने वाले पैसों से मैं खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा टेम्पल जाता था, ताकि हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन पेट भर खाना खा सकूं। और ये मुझे अच्छा लगता था। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अपनी क्यूरियोसिटी और इंट्यूजन की वजह से किया, वो आगे चलकर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य साबित हुआ। उस समय रेड कॉलेज शायद दुनिया की सबसे अच्छी जगह थी जहां कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल बड़ी ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया होता था। चूंकि मैं एक कॉलेज ड्रॉप आउट था, इसीलिए मुझे नॉर्मल क्लास करने की कोई जरूरत नहीं थी। और तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सीखूंगा। और फिर मैंने सेरिफ और सैन सेरिफ टाइपफेसेस के बारे में सीखा। अलग अलग लेटर कॉम्बिनेशन के बीच में स्पेस कैसे वेरी करते हैं ये सीखा। और ये भी सीखा कि किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या चीज और ज्यादा अच्छी बनाती है। ये बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल था। ये इतना आर्टिस्टिक था कि इसे विज्ञान द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था। और मुझे ये बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगा। उस समय मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इनमें से किसी भी चीज को मैं अपने लाइफ में कभी यूज करूंगा। मगर 10 साल बाद जब हमने अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिजाइन किया, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और मैक खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया।
अगर मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो आज मैक में मल्टीपल टाइपफेसेस एंड प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होंगे। और चूंकि विंडोज ने मैक की ही कॉपी की थी तो शायद दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये चीजें नहीं होती। अगर मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो कभी कैलीग्राफी की वो क्लासेस नहीं कर पाता। और फिर आज जो पर्सनल कंप्यूटर्स में फॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। ऑफ कोर्स जब मैं कॉलेज में था तब इन डॉट्स को फ्यूचर में देख के कनेक्ट कर पाना इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था। लेकिन जब आज 10 साल बाद मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आता है। आप कभी भी फ्यूचर में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, केवल पास्ट देखकर ही इन डॉट्स को कनेक्ट किया जा सकता है। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह से आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी चीज में विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने डेस्टिनी में, अपनी लाइफ में या फिर अपने कर्म में, क्योंकि इस बात में विश्वास होना कि आगे चलकर ये डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको आपके दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा, तब भी जब आप दुनिया से बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे हो। And that will make all the difference. मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के बारे में है। मैं काफी लकी था, मैं जिस चीज को चाहता था वो मुझे जल्दी ही मिल गई। वोज और मैंने अपने पेरेंट्स के गराज से एप्पल शुरू की थी। तब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर 4000 एम्प्लॉयज के साथ $2 बिलियन की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही अपनी फाइनेस्ट क्रिएशन मैकिंटॉश रिलीज की और मैं 30 का हो गया था और तभी मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया। आप अपनी ही बनाई कंपनी से कैसे फायर हो सकते हैं? वेल, जब कंपनी ग्रो होने लगी तब हमने एक टैलेंटेड आदमी को हायर किया। मैंने सोचा कि वो मेरे साथ कंपनी रन करेगा और पहले 1 साल तक सब कुछ बिल्कुल ठीक भी चला। लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में मतभेद होने लगे और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका साथ दिया और एट द एज ऑफ 30 मुझे फायर कर दिया गया और पब्लिकली कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। ये बिल्कुल ही तबाह करने वाला था। मुझे कुछ महीने तक तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे फील हुआ कि ये सब कुछ इतनी आसानी से एक्सेप्ट करके मैंने अपने पहले के जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को नीचा दिखाया है। मैं डेविड बैकर्ड और बॉब नॉइस से मिला और ऐसा हो जाने पर उनसे माफी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर बन चुका था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने की भी सोची, पर मुझे फील हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। मुझे रिजेक्ट जरूर कर दिया गया है पर मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता हूँ। इसीलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। उस टाइम तो मैंने नहीं सोचा, पर अब मुझे लगता है कि एप्पल से फायर कर दिए जाने से अच्छी चीज मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकती थी। सफल होने का बोझ अब बिगनर होने के हल्केपन में बदल चुका था और एक बार फिर मैं खुद को बहुत फ्री महसूस कर रहा था। इस फ्रीडम की वजह से ही मैं अपने लाइफ की सबसे ज्यादा क्रिएटिव फेज में आ पाया। अगले 5 सालों में मैंने 2 कंपनी नेक्स्ट एंड पिक्चर स्टार्ट की और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक बहुत ही बेहतरीन लड़की से हुई जो आगे चलकर मेरी वाइफ बनी। पिक्चर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस वक्त ये दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस चला गया और आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी को ही यूज करती है। लॉरिन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मुझे एप्पल कंपनी से निकाला नहीं गया होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी पर शायद पेशेंट को इसकी जरूरत थी। जिंदगी ठीक इसी तरह आपको ठोकर मारती है। कभी भी किसी भी हालत में अपना विश्वास मत खोइए। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आप वास्तव में क्या पसंद करते हैं ये आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को फाइंड करना जरूरी है उतना ही जरूरी है उस काम को ढूंढना जिसे आप एंजॉय करते हो। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और पूरी तरह सेटिस्फाई होने का सिर्फ एक तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सच में एक बड़ा काम समझते हो। और बड़ा काम करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप वो करें जिसे करना आप एंजॉय करते हो।
और अगर आपको वो काम अब तक नहीं मिला है तो रुकिए मत, खोजते रहिए और तब तक खोजिए जब तक कि आपको वो काम मिल न जाए। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक कोट पढ़ा था कि यदि आप हर दिन ऐसे जिए जैसे कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो किसी न किसी दिन आप सही साबित हो जाएंगे। और इसने मेरे माइंड पर एक इंप्रेशन बना दी और तब से पिछले 33 सालों से हर रोज मैंने खुद को शीशे में देखा है और ये सवाल किया है कि अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं मिलता है मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा मेरे लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस लेने में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जब एक बार मैं मौत के बारे में सोचता हूँ तब सारी एक्सपेक्टेशंस, सारा प्राइड, सारा फेल होने का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई में जरूरी है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी भी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है। आप पहले से ही नंगे हो, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुनो। करीब 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि पैनक्रियाज होते क्या है, पर डॉक्टर ने पूरी यकीन के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज असंभव है और मैं बस 3 से 6 महीने का ही मेहमान हूँ। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपने सारे सामानों को व्यवस्थित कर लूं, जिसका डायरेक्ट मतलब ये है कि अब मैं मरने वाला हूं। इसका ये मतलब होता है कि आप सब कुछ व्यवस्थित कर लीजिए ताकि आपके बाद आपकी फैमिली को कम से कम परेशानी हो। इसका ये मतलब होता है कि आप सबको गुड बाय बोल दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले से होते हुए पेट के रास्ते मेरे इंटेस्टाइन में इंडोस्कोप डाला गया और सुई से मेरे ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो तब बेहोश पड़ा था, पर मेरी वाइफ जो वहां मौजूद थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने मेरे सेल्स माइक्रोस्कोप से देखे तो वो रो पड़ा। एक्चुअली उन सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक दुर्लभ प्रकार का पैनक्रियाटिक कैंसर है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं ठीक हूँ। मौत के इतने करीब मैं पहले कभी नहीं पहुंचा और उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ दशकों तक पहुंचूं भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि डेथ एक यूजफुल बट इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वो लोग जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी मरना नहीं चाहते। फिर भी मौत वो मंजिल है जिसे हम सब शेयर करते हैं और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये जिंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए का रास्ता खोलती है और इस समय नए आप हैं, पर ज्यादा नहीं, कुछ ही समय में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर ये सच है, आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए, औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज को, अपने इंट्यूशन को मत डूबने दीजिए और मोस्ट इंपोर्टेंट अपने दिल की आवाज और अपने इंट्यूशन को फॉलो करने का साहस रखिए, क्योंकि आपका दिल ही जानता है कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। जब मैं यंग था तब एक बहुत ही अद्भुत पब्लिकेशन द होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था, जो मेरी जनरेशन की बाइबल्स में से एक था। ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करती थी। पूरा कैटलॉग टाइपराइटर, सीजर और पोलराइड कैमरा की मदद से बनाया जाता था। वो कुछ ऐसा था मानो गूगल को एक बुक के फॉर्म में कर दिया गया हो, और वो भी गूगल के आने से 35 साल पहले। वो एक आदर्श था, अच्छे टूल्स और महान विचारों से भरा हुआ था। ये 70 के दशक का मध्य था और तब मैं आपके जितना ही था। उस कैटलॉग के फाइनल इशू के बैक कवर पर प्रातःकाल के किसी सड़क का एक दृश्य था। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिसपे अगर आप एडवेंचरस हो तो आप किसी से लिफ्ट मांगना चाहेंगे, और उस पिक्चर के नीचे लिखा था स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये उनका फेयरवेल मैसेज था और मैंने हमेशा अपने लिए यही विश किया है। और आज जब आप लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए भी यही विश करता हूँ।
Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.